हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पर्ल मिलेट यानी बाजरा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेनिसेटम ग्लोकम बोलते हैं इसको। इसे कई जगह पे टाइफॉइडिस भी बोला गया है, पेनिसेटम टाइफॉइडिस। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम याद रख लीजिए, पेनिसेटम ग्लोकम और पेनिसेटम टाइफॉइडिस। फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली भी पोएसी यानी ग्रास कुल है, जिसका मक्का और ज्वार होता है, उसी कुल का बाजरा भी होता है। अब बाजरा के बारे में हम देखते हैं कि बाजरा जो है एक प्रमुख फसल है, एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी बालियों में क्या होता है, हरे छोटे रंग के दाने लगते हैं। आपने बाजरे के दाने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये बाजरे के दाने हैं। और ये देखिए इस प्रकार से बाजरे की जो ये लगती हैं, इसे सीटियां बोलते हैं, सीटी। और उसमें सीटियों के अंदर क्या है, दाने लगे होते हैं। इन दानों की गिनती मोटे अन्नों में होती है। जितने भी हमारे खाए जाने वाले अन्न हैं उनमें जो है, सीरियल्स में जो है, मोटे अन्नों में इसकी गिनती होती है। ये सारे जो है उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में लोग जो है इसे खाते हैं। बाजरा जो है मोटे अन्नों में सबसे अधिक उगाया जाने वाला अनाज है। इसे अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से उगाया जाता रहा है। इसका मूल अगर ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका में माना गया है। भारत में इसे बाद में प्रस्तुत किया गया था। भारत में इसे ईसा पूर्व 2000 वर्ष से उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह अफ्रीका में इससे पहले ही उगाया जाने लगा था, मतलब बाद में भारत में आया था। यह पश्चिमी अफ्रीका के सहल क्षेत्र से निकलकर फैला है। आगे देखते हैं। बाजरे की विशेषता है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी उग जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि ज्वार भी सूखा प्रभावित क्षेत्र में उग जाता है, इसलिए ज्वार को कैमल क्रॉप बोलते हैं। बाजरा भी जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र में उग जाता है, तथा यह ऊंचा तापक्रम झेल जाता है। आपको पता है कि बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में होता है। राजस्थान में जो है टेम्परेचर काफ़ी अधिक चला जाता है, तो ये क्या है, अधिक तापमान को झेल जाता है। यह अधिक एसिडिटी यानी अम्लता को भी झेल जाता है, मतलब भूमि अगर अम्लीय है तो वहाँ भी ये झेल जाता है, वहाँ भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यही कारण है कि उन क्षेत्रों में भी उगाया जाता है जहाँ मक्का या गेहूँ नहीं उगाए जा सकते। जहाँ पे मक्का और गेहूँ की साधारण खेती नहीं की जा सकती, उन क्षेत्रों में जो है बाजरा और ज्वार आसानी से लगाए जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। बाजरा शुष्क क्षेत्र में अनाज वाली प्रमुख फसल है। यह राज्य के लगभग 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति वर्ष उगाई जाती है। बाजरा जो है वर्षा पर आधारित असिंचित एवं सिंचित क्षेत्रों में खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। अनाज के साथ साथ यह चारे की भी अच्छी उपज देता है बाजरा। और पौष्टिक दृष्टि से बात करें तो इसमें 15.6% प्रोटीन होता है, 5% वसा यानी फैट होता है, और 67% यानी 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मतलब आप देख लीजिए कि बाजरे में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, 67%। राज्य के पश्चिमी भाग में बाजरे की फसल 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। राज्य की बात करें तो ये राजस्थान राज्य की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो बुक पब्लिश हुई है राजस्थान राज्य से ही हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि एवं उसकी तैयारी। तो बाजरे की खेती के लिए दोमट एवं बलुई भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो बनी बात है कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा जड़ें सड़ जाएंगी। अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहना फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। सीधी सी बात है, वो सांस लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा और पौधा सड़ जाएगा। वर्षा के पश्चात प्रथम जुताई की बात करें तो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए या डिस्क हैरो से कर सकते हैं। इसके पश्चात हैरो द्वारा एक क्रॉस जुताई करके, क्रॉस जुताई मतलब पहले अगर पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो बाद में क्या होगा, आपका उत्तर से दक्षिण जाएंगे, मतलब क्रॉस जुताई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पाटा लगा देंगे और खेत को ढेले रहित, पाटा से क्या होगा, पूरे ढेले जो है फूट जाते हैं और खेत तो एकदम ढेला रहित यानी भुरभुरी मिट्टी वाला हो जाता है। अब बीज दर एवं बुआई विधि की बात करते हैं। तो बाजरे की बुआई का समय किस्मों के पकने की अवधि पर बहुत निर्भर करता है। मतलब 80 से 90 दिनों में जो फसल पक जाती है उसकी अगर बात करें तो इसकी बुआई जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर देनी चाहिए। मध्यम अवधि में पकने वाली जो है, मतलब जो 70 से 80 दिनों में पक जाती हैं, उनकी बुआई 10 जुलाई तक कर देनी चाहिए। तथा जो जल्दी पकने वाली है, मतलब 65 से 70 दिन में जो पक जाती हैं, उसकी बुआई जो 10 से 20 जुलाई तक की जा सकती है। बाजरे की फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अच्छी फसल के लिए खेत में पौधों की उचित संख्या होनी चाहिए। बाजरे की बुआई पंक्तियों में 45 से 50 सेंटीमीटर, पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी मतलब 45 से 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। इसके बाद हम कुछ किस्मों की बात करते हैं। तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है ना कि अगर बीज ही खराब डाला है तो पौधा अच्छा कहाँ से होगा।
तो बीज की किस्म एवं उसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाजरे की अनेक संकुल एवं संकर किस्में विकसित की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको देखिए इसमें बताते हैं आपको। जो बाजरा है इसका उपयोग हम अनाज के रूप में तो करते ही हैं, साथ में जो बाजरा है इसका उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है, पशुओं को चारे खिलाने के रूप में। अब इसमें हम सबसे पहले संकुल किस्में देखेंगे। तो संकुल किस्मों में क्या है, पकने की अवधि के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, पकने की अवधि और उसके बाद औसत उपज दी हुई है अनाज के लिए और औसत उपज दी हुई है चारा के लिए। तो इसे आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले वैरायटी है राज 171। तो इसका जो पकने की अवधि है वो है 82 से 87 दिन, मतलब 82 से 87 दिन। और अगर अनाज के लिए इसे लगाते हैं तो 1200 किलोग्राम से लेके 1500 किलोग्राम इसकी उपज है पर हेक्टेयर। और चारा की बात करें तो 4000 से 4200 किलोग्राम है पर हेक्टेयर। क्योंकि चारे में हम पूरा वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कंसीडर करते हैं और इसमें खाली रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी ग्रेन्स को ही हम अनाज में शामिल करते हैं। इसके बाद ये वैरायटी दी हुई है आपकी CZP9802। इसका 74 से 82 डेज की वैरायटी है। ये उपज देख लीजिए 1400 से 1800 है अनाज के लिए और 4000 से 4500 किलोग्राम है चारे के लिए। उसके बाद दूसरी वैरायटी है ICTP8203। ये 70 से 75 डेज की है और इसकी उपज की बात करें अनाज के लिए तो 1500 से 2000 है और चारे के लिए बात करें तो 3500 से 4000 है। उसके बाद हम बात करें MP383। तो इसका अगर हम बात करें पकने की अवधि तो 75 से 80 है और अनाज की अगर औसत उपज की बात करें तो 1500 से 2000 है। चारे की अगर औसत उपज की बात करें तो 3500 से 4000 है। इसके बाद हम संकर किस्में यानी हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी पकने की अवधि और औसत उपज और उपज जो है चारे के लिए वो बताई गई है। तो सबसे पहले है HB67। इसकी जो पकने की अवधि है वो है 65 से 70 दिन और औसत उपज की बात करें अनाज की तो 1200 से 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और चारे की बात करें औसत उपज की पर हेक्टेयर तो 2000 से 2500 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी है, आप रीड कर लीजिएगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देख लेते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो फसल के पौधों की उचित दूरी बढ़वार के लिए उचित पोषक प्रबंधन का होना आवश्यक है। मतलब जो भी आपने फसल बोई है उसके लिए उचित दूरी और उचित पोषक तत्वों का होना जरूरी है, क्योंकि उचित दूरी नहीं होगी तो उसमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा और क्रॉप बढ़ नहीं पाएगी। और जब तक जमीन में पोषक तत्व नहीं होंगे तो पौधा बढ़ेगा कहाँ से, उसे जो है न्यूट्रिशन या पोषण नहीं मिल पाएगा। तो भूमि की तैयारी करते समय बाजरे की फसल के लिए 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रयोग में ले लेते हैं। कंपोस्ट खाद या गोबर खाद मिलाने से क्या होता है, भूमि जो है वो बढ़िया भुरभुरी हो जाती है, कोमल हो जाती है, जिसमें क्या है पौधों की जो जड़ है उसे बढ़ने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं, वर्षा आधारित जो फसल है उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जब हम फर्टिलाइजर देते हैं किसी भी क्रॉप में तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि फर्टिलाइजर सबसे पहले हम जिस खेत में किसी फसल को उगाने वाले हैं उसका मिट्टी परीक्षण करवा लेते हैं और मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही जो है हमें फर्टिलाइजर की मात्रा देनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग जो मृदा है या फिर अलग अलग फील्ड है, अलग अलग स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जो सॉइल की कंडीशंस हैं, सॉइल में जो पोषक तत्वों का अमाउंट है, मतलब न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट है, पोषक तत्वों की मात्रा है वो भी अलग अलग होती है। इसके हिसाब से क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा चेंज होती है तो जो हमें उर्वरक देने हैं उनकी मात्रा भी चेंज हो जाती है। इसलिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से मिट्टी परीक्षण के हिसाब से आपके नज़दीकी केवीके या फिर नज़दीकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप कितना उर्वरक देना है ये आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र के बारे में। तो बाजरे की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उचित फसल चक्र आवश्यक है। असिंचित क्षेत्रों के लिए बाजरे के बाद अगले वर्ष दलहन फसल जैसे ग्वार, मूंग या मोठ लेनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो इसमें बाजरा, सरसों या फिर बाजरा, जीरा या फिर बाजरा, गेहूं फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं जल प्रबंध यानी वाटर मैनेजमेंट की। तो पौधों की उचित बढ़वार के लिए नमी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षा द्वारा प्राप्त जल के अधिक उपयोग के लिए खेत का पानी खेत में रखना आवश्यक है। इसके लिए खेत के चारों तरफ मेड़बंदी करनी चाहिए। इसके द्वारा खेत का पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। ये तो बनी सी बात है कि मेड़बंदी होगी तो पानी बाहर बह के कैसे जाएगा, और जल का जो कटाव है या फिर भूमि का जो कटाव है, इरोजन हो रहा है, उससे भी बच सकेगा। भूमि में जो जल होता है, मतलब नमी होती है जो भी, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण जब होता है तो बहुत तेज धूप पड़ती है, वाष्पीकरण होता है तो भूमि में जो जल है उसका नुकसान होता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। इस नुकसान को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लीजिए फसल की जो दो पंक्तियां है ना, जो दो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन है, इसके बीच में अपन क्या करते हैं, कुछ फसल की अवशेष बिछा देते हैं, जिससे क्या है डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या है, यहाँ से पानी का जो लॉस होता है, जो वाष्पीकरण द्वारा उड़ के जाता है, वो कम हो जाता है।
अब सिंचित क्षेत्रों की बात करते हैं तो सिंचित क्षेत्रों के लिए जब वर्षा द्वारा पर्याप्त नमी न प्राप्त हो तो समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। बाजरे की फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि दाना बनते समय खेत में नमी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर दाना बनते समय नमी नहीं रहेगी तो दाना जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन यानी पादप संरक्षण की। तो इसमें सबसे पहले एक कीट लगता है जिसे दीमक के नाम से जानते हैं। दीमक क्या करता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। दीमक तो आप हर किसी ने ही देखा होगा, दीमक का नाम तो सुना होगा, लकड़ी वगैरह में भी लगता है, आपने अच्छे से देखा होगा। तो दीमक बाजरे के पौधे की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। जड़ों को खाती है मतलब पौधा मर ही जाएगा, नुकसान क्या पहुंचाएगी, पौधा खत्म ही हो जाएगा। दीमक के नियंत्रण के लिए खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई पर क्विनालफॉस या फिर क्लोरोफाइरिफास 1.5% 1.5% पाउडर की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में अच्छी प्रकार मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज को 4 ml क्लोरोपाइरिफास प्रति किलोग्राम बीज की दर से, मतलब 4 ml क्लोरोपाइरिफास लेना है और बीज जितना होगा बाजरे का उसको प्रति किलो, मान लीजिए 1 किलो बीज है तो उसके लिए 4 ml आपको क्लोरोपाइरिफास लेना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बीज को उपचारित कर देते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये दीमक जो है वो बाजरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर खड़ी फसल है और सिंचाई की बढ़िया सुविधा है तो दीमक से नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास लेते हैं और ये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देते हैं। तो जिसमें दीमक क्या होता है, दीमक का प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद अगले कीट की बात करें, सफेद लट या व्हाइट ग्रब बोलते हैं इसको। ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है व्हाइट ग्रब। इस कीट की लट तथा प्रौढ़ दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस लट की अवस्था में जब आपका व्हाइट ग्रब लग गया फसल में तो इसमें क्या करते हैं, 1 किलो सबसे पहले अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे और बाद में तो खड़ी फसल में अपन डालेंगे जो भी डालना है। तो अपन ऐसा काम करते हैं कि वो आए ही ना, व्हाइट ग्रब जो है फसल में आए ना, तो इसके लिए अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 1 किलो बीज में 3 किलो कार्बोफ्यूरान 3% या फिर क्विनोलफास 5% का जो कण है वो मिलाकर बुआई करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, व्हाइट ग्रब आएगा ही नहीं आएगा। फिर खड़ी फसल की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास पर हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ दे देते हैं, तो व्हाइट ग्रब का जो नियंत्रण हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं रूट बग की। तो रूट बग क्या करता है, रूट बग जो है वो पौधे की, बाजरे का जो पौधा है उसकी रूट को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब रूट को खाता है, रूट से जो रस चूस लेता है, जिसके कारण पौधा पूरा सूख जाता है। तो इसके प्रकोप की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, 25 किलो मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण को प्रति हेक्टेयर की दर से भुरका देते हैं, मतलब छिड़क देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो क्विनोलफास जो है उसकी 1.25 लीटर 1.25 लीटर की मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या है, रूट बग का नियंत्रण हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं बीमारी के बारे में। तो अर्गट या चेपा रोग, यह बीमारी जो है पौधों में सिट्टों पर होती है। सिट्टो मतलब जो उसकी निकलती है ना, जिसके ऊपर दाना लगता है, सीटी। आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, ये जो लंबी सी एक स्ट्रक्चर है ना, संरचना है, इसको सिट्टा बोलते हैं। इसी के अंदर ही बाजरे के दाने लगते हैं। तो इसमें होती है और क्या होता है, गुलाबी पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है धीरे धीरे। ये फंगस के कारण होता है, मतलब फफूंद के कारण होता है। और कुछ दिनों बाद ये जो गुलाबी पदार्थ था ना, ये भूरा एवं चिपचिपा हो जाता है, जिसके बाद में काले पदार्थ के रूप में बदल जाता है। पहले तो गुलाबी होगा, फिर ये भूरा या चिपचिपा हो जाएगा और लास्ट में जो है काले पदार्थ के रूप में बदल जाएगा। आप देखिए दूसरे वाले डायग्राम में पूरी जो ये जो सिट्टी है ना, या फिर बाली बोल सकते हैं, ये पूरी काली हो गई। देखिए पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसमें कहीं भी दाने ढंग के नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसके नियंत्रण के लिए फसल में जब सिट्टे बनते रहेंगे तो 2.5 किलोग्राम जिनेब या 2 किलो मैंकोजेब, ये जिनेब या मैंकोजेब जो है ये फंजीसाइड होते हैं, मतलब आपके कवकनाशी होते हैं। तो ये क्या करेंगे, कम से कम 3 छिड़काव करेंगे 3 से 4 दिनों के अंतराल में। इसमें क्या होगा, आपका ये फंगस जो है इसका आपका प्रकोप कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्मट के बारे में। यह भी एक बीमारी है जो फंगस के कारण होती है। इस बीमारी में क्या है, पौधों के सिट्टों में जो दाने होते हैं वो हरे रंग के एवं बड़े आकार के हो जाते हैं। आप देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए हरे रंग के और ये देखिए बड़ा आकार हो गया है। ये देखिए दांत के जैसे बाहर निकल गए हैं ये। तो इसमें क्या हो जाता है, पहले तो ये हरे रंग के और बड़े हो जाएंगे और बाद में ये दाने काले रंग के हो जाते हैं। धीरे धीरे जो दाने हैं ये काले पड़ने लग जाते हैं और ये क्या हो जाता है, इन दानों को अगर फोड़ के देखेंगे तो इसमें पाउडर जैसा निकलता है, मतलब फफूंद का जो स्पोर होता है ना वो भरा होता है इसके अंदर। इस बीमारी का अगर नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में है जो फसल चक्र अपनाना चाहिए, जो बताया था ना, बाजरा और जीरा या फिर बाजरा और सरसों, ऐसे बदल बदल के अपनाना चाहिए, जिससे क्या है, फंगस को जो है बढ़ने के लिए ना जो होस्ट है वो नहीं मिल पाएगा और धीरे से खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी बात करें इसका केमिकल कंट्रोल की बात करें तो इसमें जो है 1.5 किलो बीटावैक्स को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस फंगस का प्रकोप कम हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम कटाई एवं गहाई की। तो बाजरे के जो सिट्टे होते हैं जब हल्के भूरे रंग में बदलने लग जाते हैं
तथा पौधे सूखने लग जाते हैं, तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। जब सिट्टे हल्के भूरे रंग के होने लग जाएँगे और जो पौधे हैं वो सूखने से लग जाएँगे ना, तो उस टाइम पे कटाई कर लेनी चाहिए और दाने को दबा के देख लेने चाहिए। दाने जो है उस समय सख्त होने लग जाते हैं और नमी का जो परसेंटेज है वो कम होने लग जाता है। नमी लगभग 20% रहती है। कटाई के बाद अपन सिट्टों को क्या करते हैं, अलग कर लेना चाहिए, मतलब पौधों से तोड़ लेना चाहिए और अच्छी प्रकार से सुखाकर थ्रेसर द्वारा दानों को अलग कर लिया जाता है। या तो थ्रेसर द्वारा अलग कर लिया जाता है और थ्रेसर की जहाँ पे सुविधा नहीं है, मान लीजिए किसी ने थोड़े से एरिया में लगाया है, तो क्या करेगा, इन दानों को डंडों से पीट-पीट कर निकाल लेगा या फिर किसी चीज़ से इसे दबाकर रोलिंग करके निकाल लिया जाता है, दानों को सेपरेट कर लिया जाता है। आगे उपज या लाभ की बात करते हैं कि कितनी इसमें उपज होती है। तो अगर हम उन्नत विधियों के द्वारा खेती करते हैं और वर्षा आधारित खेती है, तो हमें 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर दाने की उपज मिल जाती है। 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारे की उपज मिल जाती है। मतलब दाने, हमने बताया ना, बाजरे का 2 प्रकार से उपयोग होता है। बाजरे का एक उपयोग होता है दाने के रूप में और दूसरा होता है आपका चारे के रूप में। अगर हम अनाज के रूप में बात करें तो प्रति हेक्टेयर 12 से 15 कुंटल मिल जाएगा और अगर चारे की बात करें तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाएगा। तो ये हमने बाजरा के बारे में जानकारी देखी। बाजरा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं मैटर, क्योंकि बाजरा आपका ज्वार और मक्का से ही मिलता-जुलता है। तो आपने अगर ज्वार मक्का अच्छे से क्लियर कर लिया तो बाजरे में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये हमने बाजरे के बारे में थोड़ी-सी जानकारी पढ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।